बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी में हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, बायोलॉजी एंड बिहेवियर। इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस यूनिट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम थ्योरीज पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, बायोलॉजिकल अप्रोच या बायोलॉजिकल मॉडल जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरीज पाई जाती हैं। तो फर्स्ट थ्योरी जो है वो बायोकेमिकल थ्योरी है। बायोकेमिकल थ्योरी का कहना है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द बॉडी कैन कॉज प्रोफाउंड चेंजेस इन बिहेवियर एज प्रूफ बाय रिसर्चर्स। यानी बहुत स्मॉल अमाउंट में अगर हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स में चेंजेस आ जाती हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, सिर्फ उनकी स्मॉल अमाउंट में अगर चेंजेस आ जाती हैं, तो उससे भी एक प्रोफाउंड चेंज जो है वो बिहेवियर में आ जाती है, जो कि रिसर्चर्स ने प्रूफ किया हुआ है। प्रोफाउंड चेंज मीन्स कि कोई डीप चेंज, कोई सीरियस चेंज जो है वो आ जाती है। अगर केमिकल्स में थोड़ा सा भी उनके अमाउंट में उतार चढ़ाव हो जाए, तो बिहेवियर में एक डीप, एक सीरियस चेंज आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिकल्स की बात है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही ले ले, सेरोटोनिन को ले ले। सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक, हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर एक नेचुरल फील गुड केमिकल है। फील गुड केमिकल का नाम देते हैं हम। फील गुड केमिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूड जो होती है एक इंसान की, उसको स्टेबल रखती है, मूड को स्टेबल रखती है, इमोशनली एक बंदे को स्टेबल रखती है। एक हैप्पियर और एक क्लेम करने वाला, एक कल्मिंग एक इफेक्ट इसका होता है, एक इंसान को सुकून देने वाला, इस तरह का ये एक इफेक्ट इसका होता है सेरोटोनिन का। तो जब इसमें चेंजेस आ जाती हैं, सेरोटोनिन के लेवल में चेंजेस आ जाती हैं, तो एक इंसान जो है जिसके सेरोटोनिन लेवल में कमी आ जाती है, तो उसका मूड इफ़ेक्ट होता है। फिर उसको गुस्सा आता है, वो किसी से फिर बात नहीं करता, आइसोलेशन इख्तियार करता है, खुश नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा भी आता है, दुखी भी होता है। तो इस किस्म की बिहेवियर्स वो फिर शो करता है। तो इसीलिए बायोकेमिकल थ्योरी का कहना है कि बॉडी के अंदर केमिकल्स की अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंजेस भी आ जाता है, तो उससे बिहेवियर में एक डीप, एक सीरियस चेंज जो है वो आ जाती है। दूसरा थ्योरी डायथीसिस स्ट्रेस थ्योरी है। डायथीसिस स्ट्रेस थ्योरी के अंदर स्टूडेंट्स ये बात याद रख ले कि इसमें एनवायरनमेंट और जो जेनेटिक्स है, दोनों की बात रखी गई है। इस थ्योरी का कहना है कि एक इंसान के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, एक इंसान के बिहेवियर को शेप करने के लिए जितना रोल एनवायरनमेंट का है, उतना ही रोल उसके जेनेटिक्स का भी है। यानी कि कोई इंसान जो है अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल जो है वो हटा के सिर्फ जेनेटिक्स को भी लेके, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से बिहेवियर बनती हैं, और जेनेटिक्स को हटा के हम ये नहीं कह सकते कि एक इंसान की बिहेवियर सिर्फ उसके एनवायरनमेंट की वजह से बनती है। जब ये ऐसा होता है, डायथीसिस थ्योरी के मुताबिक ऐसा होता है कि जब एक जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट, एक जेनेटिकल फैक्टर और एनवायरनमेंट दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तभी जाके इंसान के जितने भी बिहेवियर्स हैं वो सब बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसान के जो बिहेवियर है वो मजमा होते हैं उसके जेनेटिक्स और उसके एनवायरनमेंट का। यानी दोनों मिल के, एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स दोनों मिल के इंसान के बिहेवियर को शेप करते हैं। लिखा है predisposition, for example diathesis including genes and stressful environment combine together to cause abnormal behavior. Traits are influenced by genes and by environment. कोई abnormal behavior अगर बननी है, कोई mental disorder बननी है, तो उसमें उसके जेनेटिक्स का भी रोल होता है, हेरिडिटरी का भी मसला होता है, साथ में स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स ले ले। मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में भी जब आपको यूनिट 1 आप लोगों को पढ़ा रही थी, उसमें भी यही एग्जांपल आपको बताई थी कि 2 स्टूडेंट्स ले ले। एक आप हो, फॉर एग्जांपल आप में जो कोई भी है, तो एक स्टूडेंट आप हो, एक दूसरा स्टूडेंट है। आप दोनों के स्ट्रेसफुल हालात चल रहे हैं इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल आप लोगों के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती हैं। तो एग्ज़ाम्स के दौरान ऐसा हो गया, खुदा न खास्ता, कि आप लोगों का एक पेपर जो है, जैसे TLP का पेपर था इस दफ़ा आप लोगों का 5th सेमेस्टर का, उस पर इतने इश्यूज़ आ रहे थे। तो इसी तरह कोई एक पेपर जो है वो बहुत ही मुश्किल आ गया, जो कि सबका ख़राब हो गया। लेकिन अब क्योंकि पेपर सबका ख़राब हुआ था, लेकिन अब इन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को वो बात बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है। खुदा न खास्ता अगर वो पेपर आ जाती हैं, उनका कोई पेपर फेल हो जाता है, तो वो एक स्टूडेंट, एक दो को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हो सकता है कि वो मेजर डिप्रेशन में चले जाए उस एक पेपर के आने की वजह से। और दूसरा एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि उस पर इतना असर ना हो, वो इस तरह सोचता हो कि बस कोई बात नहीं, दोबारा जो है मैं अप्लाई करूँगा तो मैं पास कर लूँगा।
तो अब देखिए कि इनमें से ये स्टूडेंट जिस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ इस पेपर के आने का, इस पेपर के फेल होने का, तो ये स्टूडेंट को अगर डीप स्टडीज़ पे किया जाए तो इसके फैमिली में डिप्रेशन जो है वो रन करती होगी। इसके फैमिली हिस्ट्री ज़रूर पाई जाएगी कि इसके फैमिली में इसके जो आबा व अजदाद है उनमें भी डिप्रेशन की बीमारी जो है वो पाई जाती होगी। इसीलिए क्योंकि इसके जेनेटिक्स में था और इन्वायरमेंट में स्ट्रेसफुल हालात का सामना हुआ, दोनों ने आपस में इंटरेक्ट किया और इस बेचारे को डाल दिया डिप्रेशन के कंडीशन में। अब जो दूसरा स्टूडेंट है उसका कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होगा, उस पर इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन जिसका फैमिली हिस्ट्री है। तो डायथेसिस थ्योरी का बेसिकली यही मतलब है। ऑफ स्टडी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो बायोलॉजिकल अप्रोच है इसके अंदर फोकस ऑफ स्टडी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही सामने रख के बायोलॉजिकल अप्रोच जो है वो इस पर बात की गई थी, इस पर जो है ये बायोलॉजिकल अप्रोच पेश की गई थी। जब पेश की गई थी तो उस टाइम एग्जाम्पल इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स का दिया गया था। लिखा है द साइनेप्स ऑफ न्यूरॉन रिलीजेज स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैज़ बीन नोन सिंस 1920s बट द एविडेंस ऑफ their relationship with psychological disorder has been found and known since 1950s। कि जो न्यूरॉन की जो साइनेप्स होती हैं, न्यूरॉन की जो साइनेप्स होती है, साइनेप्स में स्पेशल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, उन्हीं स्पेशल केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जिस्टेंस की बात है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो साइनेप्स से रिलीज़ होते हैं, ये बात 1920s में ही सबको पता थी, ये कंसेप्ट था उस टाइम। लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ रिलेशनशिप है। इनकी कमी की वजह से, इनकी मकदार की ज़्यादती की वजह से, इनके ज़्यादा होने की वजह से, इनकी डिफिशियंसी की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बनते हैं। इसका पता जाके 1950s में पता चला। तो देखिए स्टूडेंट्स, 30 साल बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स का पता था 1920 में, और इनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ जो रिलेशन है उसका पता चला 1950s में। यानी 30 साल बाद ये एविडेंस मिली कि इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के डिफिशिएंसी या इनकी मकदार में ज़्यादा होने की वजह से कुछ जो है डिसऑर्डर्स डेवलप होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप होती हैं। मोर देन 50 न्यूरोट्रांसमीटर्स एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी। देखिए कितने, मोर देन 50 न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे इंसान के जिस्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड देयर रोल्स। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे दी गई है और उनके रोल का बताया गया है, जो कि फर्स्ट यूनिट जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो उस टाइम भी मैंने कुछ इनके रोल्स वगैरह आप लोगों को समझा दिए थे। यहाँ पे दोबारा वही चीज़ें आई हुई है। एसिटाइल कोलिन का बता रहा है कि एसिटाइल कोलिन जो है उसका लर्निंग में, मेमोरी में और मसल कंट्रोल में, एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लर्निंग में, मेमोरी में और मसल कंट्रोल में रोल है। तो अगर एसिटाइल कोलिन को देखा जाए तो इसका रोल लर्निंग में इस तरह समझा जाता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन है इसकी वजह से जो ब्रेन के अंदर नर्व्स के दरमियान जो कंडक्शन होती हैं तो वो कंडक्शन एक्सेलरेट हो जाती है। एसिटाइल कोलिन उस कंडक्शन सिस्टम को एक्सेलरेट करती है, जिसकी वजह से याद करने की जो एबिलिटी है, मेमोरी की जो एबिलिटी है और लर्न करने की जो एबिलिटी है ये प्रमोट हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा मसल कंट्रोल का तो आप लोगों को पता है कि एसिटाइल कोलिन जो जब मसल फाइबर्स तक पहुंच जाती हैं, मसल फाइबर्स के ऊपर इनके रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर के साथ जब एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग कर लेती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो कंट्रैक्ट मसल है वो, सॉरी जो रिलैक्स मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, मसल कंट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे डोपामीन का बताया हुआ है कि डोपामीन मोटर एक्टिविटी में हेल्प करती है, कोऑर्डिनेशन में, इमोशन में और मेमोरी में। तो मोटर कंट्रोल किस तरीके से करती है डोपामीन, जब डोपामीन की डिफिशियंसी होती है तो ब्रेन के अंदर, तो फिर आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स की डोपामीन की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो मूवमेंट जो है उस इंसान के मूवमेंट का, उसके बैलेंस का, उसके कोऑर्डिनेशन का सारा निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। फिर वो अपने बॉडी मूवमेंट जो है उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके अलावा एपिनेफ्रीन का बताया हुआ है कि एपिनेफ्रीन का आप लोगों को पता है कि ये स्ट्रेस हार्मोन है। एपिनेफ्रीन जो है उसका इमोशंस के साथ ताल्लुक़ है, इमोशंस को भी कंट्रोल करती है। जब एपिनेफ्रीन ज़्यादा हो जाती है, एपिनेफ्रीन की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो इसमें बंदा जो है मेनिया के कंडीशन में चला जाता है। एपिनेफ्रीन जब ज़्यादा हो जाती है तो बंदे को यूफोरिया उसको फील होता है। ये जितने भी हार्मोन्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी मैं आप लोगों के साथ आज कम्युनिटी में कुछ इमेजेस शेयर करूँगी, वहाँ पर आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें
जितने भी डिसऑर्डर्स है तो उन डिसऑर्डर्स में इन हार्मोन्स की लेवल कितनी कम होती है, कितनी ज़्यादा होती हैं, ये सब कुछ उन इमेजेस को देख के आप लोग सही तरीके से समझ जाएंगे। इसके अलावा गाबा की यहाँ पे बात है, गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, जिसका यहाँ पे बताया हुआ है कि एंजाइटी को कंट्रोल करती हैं, अराउजल और लर्निंग में इसका किरदार है। गाबा को अगर एंजाइटी कंट्रोल के हिसाब से हम देख ले तो गाबा की वजह से जो नर्व सेल के अंदर जो कंडक्शन होती हैं, जो नर्व सेल में मैसेजेस जो रिसीव करने की और क्रिएट करने की और सेंड करने की जो एबिलिटी होती हैं, उसको गाबा रिड्यूस करती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गाबा जो है वो एक काल्मिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है, एक सुकून की इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसीलिए एंजाइटी को ये कंट्रोल करती हैं, स्ट्रेस को और फियर वगैरह को कंट्रोल करती हैं। एराउजल की अगर हम बात करें तो ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसी वजह से ये स्लीप को प्रमोट करती हैं। लर्निंग की अगर बात की जाए तो कुछ रिसर्चर्स से करेंटली कुछ रिसर्चेस ऐसी हुई है जिससे ये पता चला है कि गाबा का एक क्रूशियल रोल होता है, जो हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन को और याद रखने की, मेमोरी की जो एबिलिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करती हैं। ये इसलिए करती है क्योंकि ये जो गाबा है ये हमारे ब्रेन के अंदर जो जितनी भी हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, जो पहले से हमने सीखी होती है वो भी मेमोरी में होती है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन हम सीखते हैं वो भी मेमोरी की तरफ चले जाते हैं। तो ये गाबा जो है उनको स्टेबलाइज करती हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट होने नहीं देती, उनको स्टेबलाइज करती है। इस वजह से हमारी मेमोरी को ये और लर्निंग को ये इम्प्रूव करती हैं, यही कहा जाता है। सेरोटोनिन की अगर बात की जाए तो सेंसरी प्रोसेसिंग, स्लीप, एराउजल में इसका फंक्शन है। एराउजल को मेंटेन करती हैं, मसल टोन को सेरोटोनिन रेगुलेट करती हैं, इंसान की जो वेकफुलनेस है इसको प्रमोट करने में सेरोटोनिन का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। इसके अलावा ग्लूटामेट का बताया है कि एंजाइटी और मूड जो है उसको ये रेगुलेट करती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि ग्लूटामेट जो है वो ग्लूटामेट की अगर कमी हो जाती है, ग्लूटामेट की अगर लेवल कम हो जाती है बॉडी में, तो उस टाइम जो एंशियस बिहेवियर है, एंजाइटी है, ये प्रमोट हो जाती है, क्योंकि ग्लूटामेट जो है वो भी एक मूड स्टेबलाइज़र है। तो ये मूड को रेगुलेट करती हैं। जब इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है तो एंजाइटी डेवलप होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी फोकस ऑफ स्टडी है बायोलॉजिकल अप्रोच के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये किस तरह, तो लिखा हुआ है दीज ग्लैंड्स फ्राम द बॉडी स्लो केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिस्टम है इसको स्लो केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ, उसमें इनका रोल होता है, कम्युनिकेशन करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स भी हम इनको कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ए सेट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स that secrete hormones, special chemicals into bloodstream. Low secretion of thyroid produce anxiety-like symptoms such as irritability and tension. अगर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाए, थायराइड हार्मोन्स जो है उनकी लो सिक्रीशन हो जाए, तो उस टाइम क्या होता है, बंदा बेचैन हो जाता है, उसमें टेंशन डेवलप हो जाती है। इसके अलावा लो लेवल ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीशन प्रोड्यूस डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स, फटीग, एपैथी एक्सेट्रा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो जाए और दूसरे ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट ना हो, तो उस बंदे में डिप्रेशन के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, फटीग उसको होती हैं, एपैथी उसको होती हैं। एपैथी मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसका फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। एबनॉर्मल सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स में काज मेजर डिप्रेशन। जब हार्मोन्स की एबनॉर्मल जब हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से मेजर डिप्रेशन में बंदा चला जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन इनकी लेवल अगर कम हो जाती है, अगर इनकी बहुत ज़्यादा लो लेवल हो जाती है बॉडी में, तो उस टाइम मेजर डिप्रेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। और अगर इनकी मकदार ज़्यादा हो जाती है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की, तो उस टाइम मेनिया में बंदा चला जाता है। तो इनका इतना रोल होता है हमारी साइकोलॉजिकल जो जितने भी डिसऑर्डर्स वगैरह हैं उनको डेवलप करने में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हेरिडिटी की बात आ गई। हेरिडिटी के बारे में लिखा है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ कंसेप्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सर्टेन बायोलॉजिकल फैक्टर एंड प्रोसेसेस। हर एक इंसान की जो बर्थ होती है तो वो किस रिज़ल्ट में होती है, वो कंसेप्शन के रिज़ल्ट में होती है। कंसेप्शन मीन्स कि जब फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म और एग की, तो उस टाइम क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए हम लफ्ज़ कंसेप्शन भी यूज़ करते हैं। तो जब कंसेप्शन हो जाती है तो उस कंसेप्शन की वजह से इंसान की बर्थ होती है, एक ह्यूमन जो है वो पैदा होता है। उस पैदा होने के दौरान बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स का उसमें रोल होता है। उसके बाद द चाइल्ड carries with himself several physiological and psychological uniqueness that are present in the parent.
अब वो बच्चा जब पैदा होता है तो वो ख़ुद के साथ अपने, ज़ाहिर सी बात है कि अपने माँ बाप के जो कुछ यूनिकनेस, उनके जो कुछ साइकोलॉजिकल यूनिकनेस, उनके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल यूनिकनेस वो अपने साथ लेके पैदा होता है। इनफैक्ट इट इज़ द हेरिडिटी दैट determines structure, complexion, structure of hair, height, facial feature, nasal index, etc. of the child. हकीकतन यही बात हकीकत है कि ये हेरिडिटरी ही होता है कि वो डिटरमिन करती है उस बच्चे के स्ट्रक्चर को, उसके कम्प्लेक्शन को। कम्प्लेक्शन मीन्स के उसकी जो रंगत है, उसकी जो स्किन टेक्सचर है, उसके हेयर स्ट्रक्चर है, उसकी हाइट है, उसकी फेशियल फीचर्स है, जैसा कि उसका नेज़ल इंडेक्स है। नेज़ल इंडेक्स किसे कहते हैं? जो रेशो होता है नोज़ के विड्थ का, उसकी जो नेज़ल बोन्स की जो हाइट है उसके साथ जो रेशो होता है उसको कहा जाता है नेज़ल इंडेक्स। तो वो सब कुछ उसके जो फेशियल फीचर्स हैं तो वो सब क्या डिटरमिन करती है? उसकी हेरिडिटी डिटरमिन करती है। दस डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी। इसीलिए हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन मिलके जो है हमारी बॉडी को बनाते हैं। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बेसिक्स क्या हैं? इसमें आपने जीन क्या है? तो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी की बेसिक यूनिट को हम जीन कहते हैं। कोड फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट होता है जीन। लोकस क्या है? द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम, प्लूरल लोकाई। क्रोमोसोम्स में जीन की जो लोकेशन होती है उसको हम लोकस कहते हैं अगर एक क्रोमोसोम की बात कर रहे हो। अगर ज़्यादा क्रोमोसोम्स की हम बात करें, ज़्यादा लोकस की हम बात करें तो फिर हम उसको लोकाई कहेंगे प्लूरली। क्रोमोसोम क्या है? एलोंगेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर है। एक एलोंगेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जिसमें डीएनए और प्रोटीन मौजूद होते हैं। दे आर द व्हीकल्स विच कैरी डीएनए इन सेल्स। ये क्रोमोसोम्स वो व्हीकल होते हैं, वो ज़रिया होते हैं जिसकी वजह से डीएनए जो है वो सेल में चली आती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट। हेरिडिटी की बात हो गई, अब इन्वायरमेंट क्या है? Environment is nothing but the sum of total of the surrounding in which an individual has to live. Environment क्या है? एक इंसान जिस जगह रहता है उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी माहौल है, वो उसका environment कहलाता है। Psychologically, an individual's environment is related to all those stimuli which he faces from the moment of fertilization till death. अगर साइकोलॉजिकली हम इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन करें तो साइकोलॉजिकली एक बंदे का इन्वायरमेंट जो है वो उसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि उसकी फर्टिलाइजेशन से लेके, उसकी बर्थ की बात नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे, उसकी फर्टिलाइजेशन से लेके जब ओवम और स्पर्म की मिक्सेशन होती है तो उस टाइम से लेके उसके डेथ तक जितने भी स्टिमुलाई का एक इंसान सामना करता है, जितने भी स्टिमुलस उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्शन होती है स्टिमुलस के साथ, तो वो सारा कुछ उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। अब वो उस कंसेप्ट की बात हो रही है कि जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताई थी कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जिसमें हम पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से डेवलपमेंट, बिहेवियर की डेवलपमेंट होती है। ये वो कंसेप्ट जो है अभी स्टार्ट हुआ है। तो जो लोग इस कंसेप्ट की बातें करते थे कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटी जो है दोनों का किरदार होता है बिहेवियर को शेप करने में, तो वो लोग क्या कहते थे? The individual's personality is the product of both heredity and environment. एक इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों मिल के उस इंसान की पर्सनैलिटी को बना देते हैं। इन सम केसेस हेरिडिटी में ओवर पावर डेवलपमेंट एंड इन सर्टेन अदर केसेस इन्वायरमेंट में वेरी स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ केसेस में इस तरह होता है कि हेरिडिटी जो है वो ओवर पावर, वो डोमिनेंट हो जाती है, हेरिडिटी ओवर पावर कर जाती है और इंसान जो है ज़्यादातर अपनी जो हेरिडिटी है उसको शो करता है। कभी कभार इस तरह भी होता है कि एनवायरनमेंट जो है वो स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करता है। अपनी हेरिडिटी को इंसान इतना ज़्यादा शो नहीं करता जितना कि अपने एनवायरनमेंट से उसने जो कुछ हासिल की होती है, सीखी होती है, उसको शो कर रहा होता है। तो ये होता है, लेकिन रोल दोनों का होता है, एक इंसान को बनाने में, उसके बिहेवियर को शेप करने में। It is because of this difference individual differ in physique, character and other personality traits. इसी वजह से कि कभी जो है जेनेटिक्स ओवर पावर कर जाती हैं, कभी इन्वायरमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाती हैं। इसी वजह से ये जो इंडिविजुअल्स है, ये जो लोग हैं, ये एक दूसरे से फिज़िक में, फिज़िकल स्ट्रक्चर में, कैरेक्टर में और पर्सनैलिटी में एक दूसरे से डिफर होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ए चाइल्ड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है
वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि उसकी हेरिडिटरी और उसके इन्वायरमेंट का आपस में इंटरेक्शन होता है। हेरिडिटरी डिटरमिन द पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड वाइल द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द एक्सटेंट टू विच दैट पोटेंशियल इज अचीव्ड। हेरिडिटरी क्या करती है? हेरिडिटरी एक बच्चे की जो जितने भी उसमें पोटेंशियल्स होते हैं, जो जितने भी उसमें स्किल्स होते हैं, उनको डिटरमिन करती हैं। लेकिन अब उन उन पोटेंशियल्स को अचीव करने के लिए इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक बाप डॉक्टर है, उसके बच्चे के जीन में वो जो है पोटेंशियल आ गई है कि वो बच्चा भी उसके जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं कि वो भी डॉक्टर बन सकता है, लेकिन उसको अगर हम कबाल खाने में रखें, उसको हम एजुकेशन के पास बिल्कुल भी ना लेके आए, उसको वहीं पे जो है मजदूरी उससे करवाए और ये सब कुछ करे, तो क्या वो आके डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट उसको ऐसा मिला ही नहीं। वो तो कबाड़ खाने में था, कबाड़ बेच रहा था, वही काम उसने किया है ज़िंदगी भर, तो वो फिर डॉक्टर कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। तो इसीलिए कहने का मकसद ये है कि इन्वायरमेंट और हेरिडिटरी दोनों का रोल होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले ले कि एक बंदा जो है वो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मजदूरी की होती है, उसने कोई भी पढ़ाई वगैरह नहीं की होती है, लेकिन उसका बेटा जाके डॉक्टर बन जाता है, जाके वो BS नर्सिंग की डिग्री ले लेता है, जाके वो और बहुत ज़्यादा जो है स्पेशल फील्ड में आके जाके कैप्टन बनता है, बहुत सारे ऐसे जो है वो तरक्की करता है ज़िंदगी में। तो ये इसलिए करता है कि उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, चाहे वो उस मज़दूर ही का बेटा था, लेकिन उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया, उसको पढ़ाया गया, उसको ऐसी एडवाइस दी गई, उसको ऐसी नसीहत की गई, उसने अपने एनवायरनमेंट से ऐसा कुछ सीखा जिसकी वजह से उसने इतनी मेहनत की कि वो आगे आके डॉक्टर बन गया, नर्स बन गया, या फिर वो जाके कैप्टन बन गया। तो यही बात होती है कि दोनों का एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स जो है दोनों का रोल होता है, दोनों का बिल्कुल जो है रोल होता है एक इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। Both hereditary and environment have their share in modeling the life and personality of the individual. वही बात है, heredity is responsible for all the inborn trait, the instincts, the emotions, IQ level, reflex action and physical traits. हेरिडिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एक बच्चे में पैदाइशी उसके जो ट्रेड्स है, उसके जो इंस्टिंक्ट्स है, उसमें जो खसूसियात है, उसके इमोशंस है, उसकी IQ लेवल है, उसके रिफ्लेक्स एक्शन है, उसके फिज़िकल ट्रेड्स है, यानी उसके जो फिज़िकल स्ट्रक्चर के ट्रेड्स है, तो वो सब कुछ बाय बर्थ जेनेटिकली उसमें आए होते हैं, हेरिडिटी ने उसको दिया होता है। लेकिन फिर क्या होता है, एनवायरनमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ट्रेड। अब उसके फिजिकल, मेंटल और सोशल ट्रेड के ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल उसकी इन्वायरमेंट होती है। द टू फोकसेस हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट आर नॉट अपोज टू ईच अदर। ये जो दो फोकस थे हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट, इसको हम एक दूसरे के सामने अपोज नहीं कर सकते, बट आर कम्प्लीमेंट्री लाइक सीड एंड सॉइल। ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल जो है लाजिम मलजूम है, लाजमी है एक दूसरे के लिए, कि सीड और सॉइल की तरह, कि अगर सीड है और सॉइल नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा, वो सीड ही रहेगा, और अगर सॉइल है और सीड नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा, वो सॉइल ही रहेगा। लेकिन अगर सीड को हमने सॉइल में हमने उसको बो दिया तो फिर वो जाके एक प्रोडक्ट बन जाएगी। तो इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ अपोज नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री है। The hereditary is the raw material out of which the object is to be prepared. Hereditary वो important material है जिससे प्रोडक्ट का बनना होता है, प्रोडक्ट को तैयार करनी होती है, और इन्वायरमेंट जो है वो टेक्निक और वो मटेरियल्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब देखिए, अगर हेरिडिटरी नहीं होती, रॉ मटेरियल नहीं होती, तो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए अगर रॉ मटेरियल ही ना हो तो कैसे प्रोडक्ट बनेगी, और अगर रॉ मटेरियल है और इन्वायरमेंट नहीं है, उसको बनाने के लिए टेक्निक नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो फिर वो कैसे बनेगी, फिर भी वो नहीं बन सकती। तो दोनों जो है एक दूसरे के लिए लाजमी हैं। टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम हेरिडिटरी माइट डिफर व्हेन पुट इन डिसिमिलर एनवायरनमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स के, अगर दो बंदे हैं और उनकी हेरिडिटरी सेम है, दो जो है जुड़वे भाई बहन हैं, ट्विंस हैं, उनकी हेरिडिटरी सेम है, लेकिन अगर उनको डिसिमिलर एनवायरनमेंट दिया जाए तो वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, उनके कैरेक्टर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। Again, two individuals of differing hereditary would probably different in spite of identical environments. लेकिन इस तरह भी होता है कि दो लोग हो जिनकी हेरिडिटरी का आपस में कोई ताल्लुक़ ना हो, एक जो है वो अफ़गानी हो और दूसरा जो है वो कोई दूसरा कल्चर का बंदा हो, कराची से बिल्कुल जो है प्योर उर्दू स्पीकर हो,
उन दोनों को अगर सेम इन्वायरमेंट दिया जाए, बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट दिया जाए, तो फिर भी वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते, वो एक दूसरे से बिल्कुल जो है एक दूसरे के जैसे कभी नहीं होंगे, वो एक दूसरे से अलग ही होंगे क्योंकि उनके जेनेटिक्स अलग है। और ये जो सेम जेनेटिक वाले दो थे, इनको अगर इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल अलग दिया गया तो इनमें जो है डिफरेंस होगी, डिसिमिलर इन्वायरमेंट की वजह से डिफरेंस होगी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक कैरेक्टर जो है उनकी आपस में मिलती होगी क्योंकि उनका हेरिडिटरी जो है वो सेम था। सो वी कैन प्रेडिक्ट दैट इफ़ वी चेंज आइदर फैक्टर द प्रोडक्ट इज चेंज। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम किसी एक चीज़ को चेंज कर लेते हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। अगर हम इन्वायरमेंट जो है उसको हटा देंगे तो भी प्रोडक्ट जो है वो चेंज होगा। अगर हम उस पर असर पड़ेगा, अगर हम हेरिडिटी को हटा देंगे तो भी उस पर असर पड़ेगा। यानी ये दोनों जो है इनको हम हटा सकते ही नहीं हैं, इनको हम जो है इनमें हम जो है वो इनको नहीं एक दूसरे से अलग कर सकते। हाँ, बेशक ये बात ठीक है कि इनमें हम चेंजेस ला सकते हैं, इन्वायरमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा हो और उसका हमें पता हो कि इसके फैमिली में डिप्रेशन जो है वो रन करती है, जेनेटिकली इसमें जेनेटिकली ये टेंडेंसी है कि इसको डिप्रेशन डेवलप हो सकती है, तो उसका एनवायरनमेंट हम अच्छा रखेंगे, उसको हम कोई ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन के साथ उसका एक्सपोजर नहीं होने देंगे जिससे वो इफेक्ट हो सके। तो इस तरह हम चेंजेस ला सकते हैं और चेंजेस जब लाएंगे तो प्रोडक्ट में भी चेंजेस आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर के लिए। इसमें जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं वो आप पढ़ ले, सही तरीके से पढ़ ले, कंसेप्ट्स क्लियर कर ले। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इससे आगे इस यूनिट को कंटिन्यू करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।